हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर के पास कोई एक बहुत अमीर आदमी रहता है। उसके पास गाड़ी है, बंगला है, फार्म हाउसेस हैं, और अचानक एक दिन आप देखते हैं कि वो अपने घर का सामान ताबड़तोड़ बेचना शुरू करता है। अपनी गाड़ी बेच देता है, अपना फार्म हाउस बेच रहा है। तो आप उसे देखकर क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं ये क्यों अचानक से इतने कीमती कीमती सामान अपने घर का बेच रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ऐसा ही रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो रहा है। मुकेश अंबानी ने पिछले 8 हफ्ते में 1 लाख करोड़ का रिलायंस का स्टेक बेच दिया है, और ये सारा कुछ पिछले 8 हफ्तों में हुआ है। इसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा राइट्स इशू 53,000 करोड़ का वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो आखिर मुकेश अंबानी इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? क्यों वो अपने इतने वैल्यूएबल एसेट्स को ताबड़तोड़ बेच रहे हैं? इसका आंसर जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। दोस्तों, लेट श्री धीरूभाई अंबानी एक ड्रीमर थे। उन्होंने एक सपना देखा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी वो बनाएंगे, और उन्होंने दुनिया की एक बहुत बड़ी ऐसी कंपनी बना के दिखाई। लेकिन 2000 के आसपास आते आते उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि जो क्रूड और पेट्रोकेमिकल का डिमांड है वो हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहेगा, और धीरे धीरे इसकी डिमांड कम होती जाएगी। उन्होंने एक और सपना देखा कि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि आने वाला समय टेलीकॉम का है। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी बनाई। अनफॉर्चुनेटली 2002 में उनका स्ट्रोक से देहांत हो गया। उसके बाद बड़े भाई मुकेश अंबानी और छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, और जिसके चलते उनके पूरे एम्पायर का बंटवारा हो गया। और बंटवारे के बाद जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो मुकेश अंबानी के पास रही, और रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी के पास गई। साल 2008 में अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, और वो आईपीओ के टाइम पे कुछ ऐसा ही माहौल था जैसा आज रिलायंस के लिए माहौल बना हुआ है। लेकिन आईपीओ के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन की स्थिति कुछ खास जम नहीं पाई। अनिल अंबानी ग्रुप के सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस एक के बाद खराब होता गया, एंड आरकॉम वाज नो एक्सेप्शन। आरकॉम के साथ एक और प्रॉब्लम थी कि वो सीडीएमए टेक्नोलॉजी के पर बेस था, जो कि बहुत जल्दी आउटडेटेड हो गई। तो आरकॉम का फ्यूचर कुछ खास अच्छा नजर नहीं आ रहा था उस वक्त। तो जो आरकॉम एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नोट पर स्टार्ट हुई, वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंचने लगी जहां से उसका फ्यूचर काफी अनसर्टेन दिख रहा था। साल 2010 में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुआ। बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में कुछ पैचअप की खबरें आने लगी। अचानक मई 2010 में हमें एक खबर मिलती है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में जो नो कम्पीट एग्रीमेंट था टेलीकॉम सेक्टर में, वो उन्होंने ब्रेक कर दिया है। ये खबर सरप्राइजिंग इसलिए थी क्योंकि एक तो अनिल अंबानी का आरकॉम अच्छा नहीं कर रहा था, ऊपर से आपने नो कम्पीट एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया, और मुकेश अंबानी को अलाउ कर दिया कि वो एक टेलीकॉम की नई कंपनी बना सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसके 2 महीने बाद जून 2010 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड नाम की एक कंपनी ने कंट्री वाइड स्पेक्ट्रम के लिए बिड कर दिया। लोग अपना सर खुजाते रहे कि आखिर ये कौन सी कंपनी है जिसने पैन इंडिया स्पेक्ट्रम के लिए बिड कर दिया है, और उस कंपनी ने एक भारी भरकम रकम खर्च करके कंट्री वाइड स्पेक्ट्रम खरीद लिया। उसके 2 महीने के बाद ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड में 95% स्टेक खरीद लिया। यानी कि इन्फोटेल ब्रॉडबैंड आरआईएल की एक प्रॉक्सी कंपनी थी जिसने आरआईएल के बिहाफ में स्पेक्ट्रम के लिए बिड किया। जनवरी 2013 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड was renamed as रिलायंस जियो। 2015 अगस्त में
आरकॉम और जियो ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें जियो ने बोला कि हम आरकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे, यानी कि वो आरकॉम और जियो आपस में स्पेक्ट्रम को शेयर करेंगे। तो रिलायंस ने करोड़ों रुपए टेलीकॉम कंपनी बनाने में लगा दिए और अपने भाई के साथ ही कंपीट करने लगे। आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे वो, और क्यों अनिल अंबानी उन्हें ऐसा करने दे रहे थे? इसका आंसर हमें 2012 में मिला जब मुकेश अंबानी रिलायंस के एग्जीक्यूटिव के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा, व्हाट हैज ब्रॉट अस हियर विल नॉट टेक अस टू फ्यूचर, यानी कि जो चीज हमें यहां तक लेकर आई है वो चीज हमें भविष्य में नहीं ले जा सकती। उनका इशारा साफ था कि पेट्रोकेमिकल क्रूड जो हमें इस लेवल तक लेकर आया वो हमें भविष्य में नहीं ले जा सकता, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई, डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी कि जिस ऑयल को सोना कहा जाता था अब डेटा को सोना कहा जाएगा। द मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर दैट RIL's फ्यूचर डायरेक्शन इज गोइंग टू बी टेलीकॉम एंड डेटा। इसके 4 साल के बाद 2016 में जियो की सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है। आज जियो इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर है, उसके पास 387 मिलियन कस्टमर्स हैं। लेकिन जब मुकेश अंबानी जियो को डेवलप कर रहे थे और उसमें पानी की तरह पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे तो इसका एक परिणाम यह हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कर्जा है, जो डेट है, वो अलार्मिंग लेवल तक पहुंच गया। एक स्टेज पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ग्रॉस डेट है वो 3.3 लाख करोड़ का बन गया और उनका जो नेट डेट है वो 1.6 लाख करोड़ का बन गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नेट डेट होता है वो ग्रॉस डेट माइनस एसेट्स होता है। तो जब इतना ज्यादा कर्जा RIL के ऊपर चढ़ गया तो लोग इस बारे में बात करने लगे, आर्टिकल्स लिखे जाने लगे और जो इंस्टीट्यूशंस थे उनमें भी ये चर्चा होने लगी कि इतना कर्जा क्या RIL इसको सरवाइव कर पाएगा। अगस्त 2019 में ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस ने रिलायंस को डाउनग्रेड कर दिया, उसकी रेटिंग घटा दी और उसको अंडर परफॉर्म कैटेगरी में डाल दिया और बोला कि इसका शेयर प्राइस टारगेट 955 है। RIL के लिए एक सेटबैक रहा, उसका स्टॉक गिरने लगा और काफी नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगी। मुकेश अंबानी ने इस खतरे को समझा और उसके करीब एक हफ्ते बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि बाय मार्च 2021 रिलायंस विल बी डेट फ्री, यानी कि रिलायंस का सारा कर्जा खत्म कर दिया जाएगा। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप एक कर्जा कैसे खत्म करेंगे तो उन्होंने बोला कि हम रिलायंस का जो स्टेक है वो सऊदी के अरामको और ब्रिटिश पेट्रोलियम इनमें बेचेंगे, यानी कि जो उनके पेट्रोलियम कंपनी का जो स्टेक है वो बेचेंगे और इससे उन्हें 1.1 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अभी तक जियो के स्टेक सेल की कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन इस स्टेक सेल में कुछ अड़चने आ गई, कुछ पॉलिसी चेंजेस किए गए, कुछ बजट में ऐसे अनाउंसमेंट्स किए गए जिससे इस डील को इफेक्ट हुआ, कुछ टैक्सेशन के इश्यूज आ गए। तो एक तरीके से ये स्टेक सेल में डिले हो गया या इसमें थोड़े खतरे के साइंस दिखने लगे। यहां तक तो सारी कहानी ठीक थी, लेकिन फिर कोरोना की एंट्री हो गई जिसकी वजह से क्रूड प्राइस में जबरदस्त क्रैश हो गया और क्रूड फ्यूचर का प्राइस 0 से नीचे पहुंच गया। रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी में प्रोडक्शन 30% कम हो गया। क्रूड का फ्यूचर भी अनसर्टेन दिखने लगा। रिलायंस के लिए डू और डाई मौका बन गया। इट इज नाउ और नेवर। तो जब इस सिचुएशन में आदमी फंस जाता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो अपने फैमिली सिल्वर को भी बेचने के लिए तैयार रहता है, वो अपने सबसे प्राइज्ड पोजीशन को भी बेचने को तैयार रहता है और उसका परिणाम आपने देखा। उन्होंने 8 हफ्ते में करीब 1.5 लाख रुपए मार्केट से उठाए और अपने कर्जे को ऑलमोस्ट 0 कर दिया। मार्केट ने इस डेवलपमेंट को पसंद किया और उनका शेयर 900 रुपए से बढ़कर ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंच गया, करीब 1760 रुपीज। तो अब प्रश्न उठता है कि यहां से रिलायंस का क्या फ्यूचर है।
आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक होल्डिंग कंपनी बन जाएगी टाटा सन्स की तरह, और इसकी 4 होल्डिंग कंपनीज रहेंगी। नंबर 1 जियो प्लेटफॉर्म, नंबर 2 रिलायंस रिटेल, नंबर 3 नेटवर्क 18 एंड नंबर 4 O2C यानी ऑयल टू केमिकल। पहले के टाइम पे रिलायंस का 90% कैश फ्लो O2C से आता था, यानी ऑयल क्रूड वगैरह से आता था, लेकिन अब वो घट के 65% रह गया, यानी कि 35% रेवेन्यू या कैश फ्लो ऑयल के अलावा बाकी कंपनी से आ रहा है। हालांकि ये अभी भी कम है, अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज इज स्टिल एन ऑयल प्लेयर, लेकिन रिलायंस वांट्स टू चेंज दैट। रिलायंस चाहती है कि उसे अब एक टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह जाना जाए और माना जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको ऑयल और केमिकल और पेट्रोकेमिकल से रिलायबिलिटी को और घटाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो ये उनके स्टॉक के लिए एक बूस्टर साबित होगा। अब आइए एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो उनकी नंबर 1 स्ट्रेंथ है कि वो एक इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी होने का फायदा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रिलायंस अपने आप को एक ई कॉमर्स प्लेयर के रूप में भी स्टैब्लिश करना चाहती है, और इंडियन कंपनी होने की वजह से उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे ओवर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। दूसरा जो उनका स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन। दोस्तों इस बारे में मुझे और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। तीसरा, इट हैज द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। आज की डेट में इनके पास 58% का मार्केट शेयर है, और ये वोडाफोन और एयरटेल से काफी आगे हैं। अगला जो स्ट्रेंथ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि रिलायंस क्लेम करता है कि उनके पास खुद की डेवलप की हुई 5G टेक्नोलॉजी है। इससे पहले 4G टेक्नोलॉजी के केस में वो नोकिया और ओरेकल के टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने खुद की 5G टेक्नोलॉजी बना ली है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इससे वो अपने काफी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और 5G टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए उन्होंने रैडसिस नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया था जो इस फील्ड में काम करती थी। अगर हम वीकनेस की बात करें तो रिलायंस की जो सबसे बड़ी वीकनेस मुझे लगती है उसकी कस्टमर केयर हैंडलिंग। मैं खुद के और दूसरे लोगों को जिन्हें मैं जानता हूं उनके एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूं, रिलायंस को कस्टमर केयर के डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी रिसेंटली उन्होंने जियो मार्ट नाम की सर्विस स्टार्ट की है। अगर आप सोशल मीडिया में जाके देखेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगला जो वीकनेस है वो ये है कि अभी भी काफी ज्यादा उनकी रिलायबिलिटी ऑयल टू केमिकल पर है। उनको ये कम करना पड़ेगा और अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को टेक्नोलॉजी और रिटेल की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनके स्टॉक की वैल्यूएशन उस लेवल तक नहीं बढ़ेगी। अगला जो वीक पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं आरपू से रिलेटेड। रिलायंस का आरपू वर्ल्ड के लोएस्ट में गिना जाता है, जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स कम रहते हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो रिलायंस का जो अगला बड़ा ट्रिगर है कि एक पॉसिबिलिटी कि जब रिलायंस जियो यूएस मार्केट में लिस्ट हो जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी रिलायंस का मेजर इनकम पेट्रोकेमिकल ऑयल से ही आता है। अब अगर थ्रेट्स की बात करें तो नंबर 1, Amazon इज इन टॉक्स विद एयरटेल। तो अगर Amazon और एयरटेल में कोई डील हो जाती है तो वो रिलायंस को टफ फाइट देगी। दूसरा जो थ्रेड है, जो फेसबुक और जियो की जो डील है, इसमें कुछ लीगल इश्यूज आने की खबर आ रही है। कुछ डेटा प्राइवेसी को लेकर लोगों ने कंसर्न रेज किया है, क्योंकि रिलायंस ने काफी एप्स में इन्वेस्ट किया है, फेसबुक ने काफी एप्स में इन्वेस्ट किया है। तो जो डेटा शेयरिंग का मैकेनिज्म है वो क्या है, इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। तो ये इशू सीसीआई में जा सकता है और इसकी वजह से कुछ लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। इसी तरीके की एक डील अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले आरकॉम और फेसबुक ने भी की थी, लेकिन उस डील को उन्हें रद्द करना पड़ा। ये नेट न्यूट्रलिटी से रिलेटेड था। एक और थ्रेट ये है कि कुछ टैक्स
कि रिलायंस से कुछ टैक्स रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं काफी टाइम से। आइए अब हम जरा रिलायंस के स्टॉक की बात कर लेते हैं। दोस्तों 2020 में रिलायंस के स्टॉक ने करीब 25% का रिटर्न दिया। आपको शायद लग रहा होगा कि ये ह्यूज रिटर्न है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने भी लगभग इतना ही रिटर्न दिया है और आपको ऐसे बहुत से स्टॉक, दूसरे स्टॉक भी मिल जाएंगे जो इससे ज्यादा इस साल रिटर्न दिए हैं। Now the question arises कि रिलायंस का स्टॉक अचानक से इतना क्यों चढ़ने लगा। इसके एक दो कारण, इसके दो मेन कारण है। पहला ये कि जिस तरीके से उन्होंने डेट को कम किया है, उससे उनके स्टॉक पे और उनके कंपनी पे लोगों का भरोसा बढ़ा है। दोस्तों मैंने आपसे कुछ टाइम पहले शेयर किया था कि मुझे रिलायंस स्टॉक पसंद नहीं है क्योंकि वो हेवी डेट की वजह से, लेकिन अब उन्होंने काफी डेट अपना कम कर लिया है, तो वो रिस्क काफी हद तक हमें कम होता दिख रहा है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें से बहुत सी डील्स अभी अनाउंस हुई है लेकिन क्लोज नहीं हुई है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस अपने आप को अब ऑयल कंपनी नहीं बोलना चाहता है, अपने आप को वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी बोलना चाहता है। तो जो मार्केट वैल्यूएशन देता है ट्रेडिशनल कंपनी को और न्यू जनरेशन कंपनी को, वो अलग अलग होता है। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज बाजार में ज्यादा वैल्यूएशन पाती हैं, उनका पी रेशियो ज्यादा हाई रहता है, तो इस वजह से एक तरीके से रिलायंस के स्टॉक की री रेटिंग हो रही है। अब जरा हम ये बात करते हैं कि क्या कहीं रिलायंस का स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है। दोस्तों अगर आपने गौर किया होगा तो जो भी रिलायंस का स्टॉक भाग रहा है वो जियो की वजह से भाग रहा है, जियो की डील्स की वजह से भाग रहा है। तो अगर हम जियो प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू देखें तो 2019 में जो उसका एबिट था, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो करीब 2665 करोड़ था, जिसे वो कह रहे हैं कि वो बढ़ा के 2020 में 3000 करोड़ कर देंगे। लेकिन जियो में रेवेन्यू स्ट्रीम उस लेवल का है नहीं, तो एक तरीके से हमें लगता है कि रिलायंस का स्टॉक अब एक बबल के टेरिटरी पे जा रहा है। अब बबल की एक खासियत होती है कि बबल फटता तो है, लेकिन वो कितने ऊपर जाके फटेगा ये हम नहीं कह सकते। तो यहां से हो सकता है आप देखें कि रिलायंस का स्टॉक और ऊपर चले जाए और ऊपर चले जाए, लेकिन हमारे हिसाब से ये अब एक ओवर वैल्यूड जोन पे आ गया है। हमें लगता है कि 1400 से 1500 के लेवल के बीच में ये एक रीजनेबली गुड बाय होगा। अब आप में से कुछ लोग शायद कहेंगे कि यार ये तो इतने नीचे आने वाला है नहीं, तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई और कंपनी पे लगा लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि और कोई अच्छी कंपनी बाजार में बची ही नहीं है, तो जब आपके लेवल पर आएगा आप ले लेना। तो व्हाट इज माय टेक, अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई तू इसमें इस स्टॉक को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो मेरा व्यू बहुत क्लियर है इस बारे में। पहली चीज तो ये कि मुझे टेलीकॉम सेक्टर ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है और कट थ्रोट कंपटीशन है, रेजर थिन मार्जिन्स है, तो ऐसे में हमेशा एक रिस्क का एनवायरनमेंट बना रहता है। लेकिन अगर मुझे टेलीकॉम में कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना ही पड़े तो मैं भारती एयरटेल को चुनूंगा, और अगर मुझे रिलायंस पे ही बेट करना हो तो मैं रिलायंस कम्युनिकेशन पे बेट करूंगा, जिसका भाव इस वक्त 1 रुपए के आसपास है। उस पे क्यों बेट करूंगा? प्योर स्पेकुलेशन, और उसमें रिस्क कितना है? 1 रुपए। और इस स्पेकुलेशन का बेसिस क्या है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आरकॉम ने रिटेल सेक्टर से टाटा बाय बाय कर लिया है, वहां पर अब उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, और उनका जो भी बिजनेस आ रहा है वो डेटा सेंटर से आ रहा है, जो कि एक स्टेबल बिजनेस है, और उसका अभी इस वक्त बैंक्रप्सी कोर्ट में केस चल रहा है। तो जो आरकॉम के एसेट्स बेचे गए हैं उसमें 2-3 कंपनियों ने खरीदा है, जियो ने भी खरीदा है, लेकिन एक कंपनी UVARCL ने 14,000 करोड़ खर्च करके आरकॉम का स्पेक्ट्रम खरीदा है। क्या आप गैस कर सकते हैं इस कंपनी के पीछे किसका हाथ है? अगर गैस कर सकते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, और यही मेरे स्पेकुलेशन का बेसिस है। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे खत्म करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।